नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 14 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो में शुरुआत में कुछ चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो यही है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है आज। देखिए कितना शानदार कोट्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर केवल पंक्ति तक इसको समझ के आगे बढ़ जाएंगे तो कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। क्या बोला है उन्होंने कि मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ, यानी कि महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी है समाज में तो वो समाज सही है, और अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर समाज संकट में है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के नेता नहीं हैं, वो केवल पिछड़े वर्ग के नेता नहीं हैं, पिछड़े वर्ग के समाज सुधारक नहीं रहे हैं, बल्कि देश के सभी वर्गों के लिए उन्होंने कल्याण का काम किया है। उस दिन आपको मैच्योरिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि क्या है देश, क्या है संविधान, क्या होता है समानता और क्या होता है दलितों का शोषण, तो और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ये केवल किसी पर्टिकुलर कास्ट के रिफॉर्मर नहीं बल्कि इंडिया के रिफॉर्मर हैं, उस दिन आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो छोटा सा ये था कोट्स, इसको तो हमने पढ़ लिया। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि अगस्त में प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है बीपीएससी के बच्चों का ना, कि हर समय वो एक डायलेमा में जी रहे होते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ और खरी बोलता हूँ मैं जब भी बोलता हूँ। कुछ समय पहले तक था कि री एग्ज़ाम होगा क्या, फिर हुआ कि भाई मेंस का एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा क्या, फिर अब नया शुरू हो गया है कि अगस्त में पीटी होगा क्या, मई तक अब इसी वहापोह में बैठे रहेंगे कि अगस्त में पीटी होगा क्या, फिर आएगा कि सितंबर में पीटी होगा क्या। ये डायलेमा के कारण पढ़ाना भी कठिन हो जाता है और बच्चों का पढ़ना भी कठिन हो जाता है, सत्यानाश होकर रह जाता है। क्या आयोग ने कभी ट्वीट किया है? कि आयोग ने अभी ट्वीट करके बताया है आपको कि प्रीलिम एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा? क्या आयोग के कैलेंडर में लिखा हुआ है कि आपका पीटी का एग्ज़ाम अगस्त में होगा? जिस दिन वो लिख के दे देगा उस दिन मान लेंगे। कोई अगर कोचिंग वाला ये पोस्ट कर रहा है तो सबसे पहला सवाल उस कोचिंग वाले से पूछिए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा इतना पहचान कैसे है आयोग में? क्या इस हद तक आपकी पहचान है कि आयोग का आने वाला फैसला जो आपको पहले से पता है, यानी कि हो सकता है आपने सीटें खरीदने बेचने में भी मदद की हो? तो पहला सवाल तो यही पूछा कीजिए जो सोर्स के नाम पर पहले ही न्यूज़ क्रैक करते रहते हैं। कितना सोर्स है क्या आपका? क्या यूपीएससी में कोई सोर्स के द्वारा ये बता सकता है क्या कि अगले साल 2026 का यूपीएससी पीटी कब होगा? नहीं बता सकता, नहीं चलता है वहाँ पर सोर्स। तो सही रखिए अपने को, इससे नुकसान होता है बच्चों का। इसीलिए मैं थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोल रहा हूँ। उन बच्चों का नुकसान होता है जो सिंसियरली पढ़ने का प्रयास करते हैं। भटकाव आता है उनके तैयारी में कि अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, कि दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, कि नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। आप बस तैयारी कीजिए। एग्जामिनेशन का डेट जब आयोग लिख करके दे देगा अगस्त, तो अगस्त के हिसाब से तैयारी कर लेंगे। और अगर नहीं देता है तो अपना जो तैयारी का पैटर्न है, जो स्ट्रेटजी है आपका, उसी को फॉलो करिए। तभी आयोग ने लिख करके नहीं दिया है अगस्त, अगर कल दे देता है अगस्त लिख करके तो कल से फिर परसों से पीटी की तैयारी में लग जाएंगे। और अगर नहीं देता है तो जो मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए, भटकिए मत। मार्केट में, बिहार में, बीपीएससी में खास तौर से दुर्भाग्य है बच्चों का कि भटकाने वाले लोग अधिक हैं। सही राह दिखाने वाले लोगों को लोग गलिया देते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कृपया करके सिंसियरली पढ़िएगा, बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से अपना जो स्ट्रेटजी है आपका, जो पैटर्न है आपका अपना पढ़ने का, उसके हिसाब से पढ़िए। पहले मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, सब्जेक्ट को अच्छे से अध्ययन कीजिए, देन पीटी की तैयारी करना आप अच्छे से। जब भी एग्ज़ाम होगा आपको एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले पता चल जाएगा। अभी से मत इस चीज़ को कीजिएगा अगस्त में एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम है, वैसे एग्ज़ाम है। जिन्होंने ये पोस्ट किया है उससे पूछिए कि इतनी पहचान है क्या, चोरी करवाते हो क्या प्रीलिम एग्ज़ाम में? इतना तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है? तो कृपया करके अफवाहों में ना पढ़ें, अपना पढ़ाई जारी रखें। जब तक आयोग ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं दिया है, ट्वीट नहीं किया है, तब तक मैं भी नहीं मानूंगा और आप भी मत मानिए कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। जिनका चैनल चलता है, जिनका यूट्यूब चलता है, जिनका कोचिंग चलता है, इन अफवाहों के कारण उनको चलने दीजिए, दूर रहिए उन चीज़ों से।
सॉरी मैंने आपका 5 मिनट शुरुआत का वेस्ट कर दिया, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है कि उससे नुकसान गरीब बच्चों का होता है जो गांव में रहकर, दूर दराज में रहकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, बाकी कोचिंग का तो अपना धंधा चलता ही रहता है सबका। तो ये बचिए थोड़ा सा अफवाहों से, जब भी होगा होगा, पहले पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। सॉरी थोड़ा सा मैंने शुरुआत में बोल दिया है, ज़रूरी होता है बोलना, परेशान हो जाता हूँ मैं भी, आप बच्चों को परेशानी होती है। मेरी 20 मैसेज पड़े हैं कि अगस्त तो पीटी होगा, अगस्त तो पीटी होगा। कहाँ से कोई अफवाह के एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दौड़ता है, सब दौड़ पड़ते उसके पीछे। मूर्ख हैं क्या? अपना बुद्धि इस्तेमाल कीजिए ना, कि आयोग ने नहीं बोला है तो नहीं मानेंगे, बात ख़त्म। कोई कुछ भी बोले, ठीक है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल का विरोध हो रहा था, उसी के दौरान दंगा भड़क गया, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। सरकारी आंकड़ा तो 2-3 ही दिखाता है। दंगा फसाद में 2025 में भारत में लोगों की मृत्यु हो रही है, हिंदू मुस्लिम दंगे में। तो ठीक है, ये दंगा हुआ है, इसको अभी क्या पढ़ें न्यूज़ के दृष्टिकोण से। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो भारत ने लेजर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये बहुत ही एडवांस लेजर वेपन है। दुनिया में 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में इस प्रकार की तकनीक है। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। सैटरडे का एक न्यूज़ है, सैटरडे के न्यूज़ को भी आज कवर करते हैं हम लोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति जी किसी बिल पर कितने दिनों में साइन करेंगे, इसका भी समय सीमा तय किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ज़रा इसको भी देखेंगे हम लोग। उसके अलावा 2 आर्टिकल हैं आज, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिडेंट रेफर बिल, मतलब कि जो राष्ट्रपति जी को बिल रेफर किए जाते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का समय तय कर दिया है। ठीक है, कि 3 मंथ में आपको राष्ट्रपति जी को साइन करके भेजना पड़ेगा। ये कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि न्यायिक हस्तक्षेप है विधायिका के मामलों में। राष्ट्रपति जी किसी बिल पर कितने दिनों में साइन करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। इसको ज़रा देखेंगे हम लोग, क्या पता यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए। तमिलनाडु बिल केस है, तमिलनाडु में बहुत सारे बिल अटके पड़े थे राज्यपाल के कारण से, तो उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, जिसका सैटरडे को एक एनालिसिस आया हुआ है, तो उसको हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु बिल मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा बिल्स को राष्ट्रपति के पास भेजने की प्रक्रिया पर समय सीमा निर्धारित की गई है। यह निर्णय 8 अप्रैल 2025 को सुनाया गया, 11 अप्रैल 2025 को प्रकाशित हुआ है। मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की कार्रवाई अवैध और त्रुटिपूर्ण माना गया, और जिसमें 10 बिल को उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास भेजा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था कि गवर्नर के पास ये एक शानदार शक्ति होती है, विवेकाधीन शक्ति होती है, अपने बुद्धि विवेक से फैसला लेने की शक्ति होती है कि किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना है या नहीं भेजना है। उन्होंने 10 बिल को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा हुआ था, जिस पर निर्णय नहीं हो पाया था। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया तमिलनाडु की सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को भी सुनिश्चित समय सीमा के भीतर फैसला लेना होगा। इससे राज्य की विधायिका का काम लंबित हो जाता है, राज्य सरकारें सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति को उन बिल्स पर निर्णय लेना चाहिए जो राज्यपाल द्वारा उनके पास संदर्भित किए गए हैं। समय सीमा राष्ट्रपति को बिल प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। हाउ डेयर यू, यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी कितने दिनों में साइन करेंगे ये तय कर रहे हैं, और वहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर आप भाई भतीजावाद वाले जजों को नियुक्त कर देते हैं, वहाँ पर आप विधायिका को हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं। कितना सारा विरोधाभास है अपने देश में, चारों तरफ विरोधाभास ही दिखेगा। खैर ठीक है, यहाँ पर इसको ज़रा समझते हैं कि क्या होगा। इससे संघवाद की भावना पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कि संघवाद की भावना मजबूत ही होगी, इससे कमज़ोर नहीं होगी। यदि इस अवधि में देरी होती है तो उचित कारणों को रिकॉर्ड करना होगा और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी बिल साइन करने में कुछ देर कर रहे हैं तो क्या होगा कि भाई आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि क्यों बिल को साइन करने में देरी हो रही है। संविधान का अनुच्छेद 201 के तहत प्रावधान किया गया है कि 201 के राज्यपाल द्वारा बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, संविधान के आर्टिकल 201 में, जिसे इस निर्णय से स्पष्ट किया गया। अभी अब तक यह माना जा रहा था बिना उचित समय के निर्णय न लेना अदालतों को शक्तिहीन नहीं छोड़ सकता है। मतलब कि ये कहा गया है कि आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा और आप कोर्ट का उल्लंघन तो नहीं ही कर सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा फैसला है जिसको मैंने आपको बता दिया है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं कहाँ पर, तो सुधारों में उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से न्यायपालिका ने विधायिका के कामों में सुधार करने का प्रयास किया है। अगर इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यही दिखेगा आपको कि विधायिका के काम में विलंब ना हो, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद ना हो। इसको लेकर न्यायपालिका ने एक छोटा सा फैसला सुनाया है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा पड़ेगा, जिससे बिल नहीं अटकेंगे, जिससे संघवाद की भावना मजबूत होती है। कहाँ कहाँ से जोड़ रहे हैं हम लोग, आपको समझ में आ रहा होगा। राज्यपाल की भूमिका और समय सीमा। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित बिल पर कार्रवाई के लिए समय सीमा में काम करना होगा। यदि कोई देरी होती है तो उसका कारण बताना होगा कि भाई किस प्रकार से और क्यों देरी यहाँ पर हो रही है। न्यायालय का तर्क क्या है? न्यायालय का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिल पर निर्णय लेने में अनुचित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्या बिल पर कुछ तो निर्णय लीजिए, ठीक है, बिल को आप क्या कीजिए, तो बिल को आप खारिज ही कर दीजिए, लेकिन वो भी तो एक निर्णय लेना हुआ। लेकिन रोक करके जब आप रखते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान पहुंचता है। कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन होता है इनडायरेक्टली, कि राज्य सरकार ने कोई बिल बनाया लेकिन केंद्र सरकार उसको रोक करके बैठ गई। एक तरह से संविधान का ही उल्लंघन है कि राज्य सरकार ने कोई बिल पारित किया, राज्यपाल ने उसको किसके पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। अब वहां पर वो अटका पड़ा है, कोई निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है कि राज्य विधायिका को जो अधिकार मिला हुआ है कि आप अपने एक्ट बनाएं और उसको पारित करें, अपने राज्य में लागू करें, उसका उल्लंघन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से आपको दिखेगा। ओके, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुरूप करना चाहिए। यह निर्णय लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। आज बहुत सारे टॉपिक हैं और कॉम्प्लेक्स टॉपिक की भी हैं, साइंस एंड टेक के भी टॉपिक हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। जीनोम इंडिया प्रोडक्ट भी समझाऊंगा मैं, और ईएसए का भी एक प्रोजेक्ट समझाऊंगा, लेजर वेपन भी समझाऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। शानदार टॉपिक आने वाले हैं। बाकी फैसला मैंने बता ही दिया आपको। यह निर्णय संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 के तहत प्रक्रियाओं का स्पष्ट करता है। ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड 1991 मूवमेंट। ये कौन है भाई साहब? तो सुरजीत भल्ला हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जब बोलते हैं जो देश के पॉलिसी मेकिंग से जुड़े हुए रहे हैं, तो उनको बैठ करके जरा सुनना चाहिए। इन्होंने बोला है सेकेंड 1991 मूवमेंट फॉर इंडिया। दरअसल में यहाँ पर हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला है कि भारत के लिए आर्थिक रूप से फिर से प्रगति करने का 1991 के बाद सबसे शानदार मौका है। इन्होंने ऐसा कहा है। 1991 के पश्चात क्या हुआ, तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या के कारण से, डॉलर की कमी के कारण से हमारे पास फॉरेन रिजर्व ना के बराबर में थे। उसके पश्चात हमें एलपीजी की नीति अपनानी पड़ी। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उसी के दौरान हमें एलपीजी की नीति अपनानी पड़ी, जिसके पश्चात से भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी गति से बढ़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। उसमें 1991 को गेम चेंजर माना जाता है। एलपीजी की नीति को सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इसको और एक शब्द बोलते हैं कि अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को खोला। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 1991 का दूसरा अवसर है। सेकेंड 1991 मूवमेंट बताते हैं वर्तमान वैश्विक स्थिति ट्रंप के कार्यकाल के बाद भारत के लिए 1991 की तरह का आर्थिक सुधारों का अवसर लेकर के आई है कि आप फिर से आर्थिक सुधार, बड़े रिफॉर्म करें और अपनी इकोनॉमी को बूम करने का आपके पास में एक मौका होगा। देखिए क्या बोला, क्या बोला इन्होंने बोला कि 1991 में भारत ने जो एलपीजी की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार का दूसरा अवसर होगा ये। इन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, खासकर चीन के खिलाफ टैरिफ और व्यापार युद्ध ने भारत को आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवसर प्रदान किया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में आप जल्द से जल्द अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा लें, क्योंकि चीन का पार्टिसिपेशन अभी थोड़े दिनों के लिए कम होने वाला है। थोड़े दिनों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चीन के ऊपर में जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगा रहे हैं, तो इससे भारत के लिए एक मौका है, क्योंकि चीन से बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां और दुनिया के अलग अलग कंपनियां निकल करके किसी और देश में जाएंगे, क्योंकि चीन में सामान बना करके वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब वो दूसरे देश में जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर वहाँ पर उनका निवेश बढ़ेगा और भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भारत में वो कंपनियाँ आएँ, वो फैक्ट्रियाँ आएँ, या भारत अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म करे, ताकि क्या हो, हमारे यहाँ से ज़्यादा उत्पादन हो सके और जो चीन का सप्लाई चेन में योगदान कम होगा, उस योगदान की जगह पर हम अपना सामान बेच सकें। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, चीन की आर्थिक प्रगति और उसकी आपूर्ति श्रृंखला वर्चस्व ने भारत के लिए चुनौती पैदा की है। लेख में उल्लेख है कि ट्रंप की नीतियों ने चीन के खिलाफ एक आर्थिक मोर्चा खोला है, जिससे भारत को फायदा उठाने का मौका है। अब वो समय है ना गुरु, दुनिया में जब मिसाइलों से युद्ध कम होते हैं, मिसाइल और गोले बम बारूद से युद्ध कम होते हैं। अब युद्ध होगा किससे? यही टैरिफ से।
इकोनॉमिक टूल जो है उसका उपयोग किया जाएगा अब लड़ने के लिए। इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत ही भीषण असर पड़ेगा, युद्ध से भी घातक असर पड़ेगा। इसका असर ये पड़ेगा कि पूरी अमेरिकन अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा सकती है, दबाव में जा सकती है, और धीरे धीरे करके क्या होगा, रिसेशन मंदी की स्थिति बन सकती है। न केवल अमेरिकन अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया के वो बहुत बड़े बड़े अर्थव्यवस्था जैसे चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आर्थिक वृद्धि और सुधारों की आवश्यकता। इसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि पिछले दर 6.2% प्रतिवर्ष रही है। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है, ये सुधारों को बढ़ावा देने में विफल रही। उन्होंने बोला है कि मोदी गवर्नमेंट ने कोई बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किए हैं जिसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन देखा गया हो। आंकड़ों के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो हमें इकोनॉमी बड़ी दिखती है, लेकिन उसके बेसिक्स अभी भी कमज़ोर हैं। देश में पॉवर्टी बहुत बड़ी संख्या में है, जिसका गवाह भारत सरकार ही है। 88 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ता है मंथली, तब जाके वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं। तो 88 करोड़ को आप अनाज दे रहे हो, 140 करोड़ की मान लीजिए आबादी हमारी, तो समझिए कितना बड़ा परसेंटेज आबादी का जो सरकारी अनाज और अन्नों पर निर्भर है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था तो एक तरफ पांचवी बन गई है, दूसरी तरफ बेसिक जो है अर्थव्यवस्था वो कमज़ोर है, जैसे पॉवर्टी विद्यमान है, बेरोजगारी विद्यमान है, महिला असमानता विद्यमान है, और क्षेत्रीय रूप से डेवलपमेंट भी असमान बना हुआ है भारत में। ये मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट्स दे रहा हूँ, कृपया समझिएगा इसको। 2.5% की जीडीपी प्रतिवर्ष की वृद्धि दर को बढ़ाना और 1% अधिक स्तर तक पहुंचने की जरूरत बताई गई है। मोदी सरकार की नीतियां, इसमें कहा गया है कि सरकार की नीतियां सुधारों के लिए पर्याप्त नहीं है, निवेशकों के अनुकूल माहौल नहीं बना पाई हैं अभी तक। इसीलिए भारत में पिछले 6 माही के दौरान, पिछले अर्धमाह के दौरान, मतलब कि अर्धवर्ष के दौरान भारत में निवेश कम देखा गया है। निवेश भारत में कम हुआ है। अंकटाड का रिपोर्ट कहता है, अंकटाड UNCTAD एक संस्था है जिसका रिपोर्ट कहता है, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में क्रमागत रूप से पिछले कुछ वर्षों में निवेश कम हुए हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन पर भरोसा करके बहुत सारे निवेशक आए थे भारत में, लेकिन धीरे धीरे करके भारत में निवेशकों की संख्या कम हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गुरु? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपकी समझ बनाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ। 1991 और वर्तमान की तुलना। 1991 भारत भुगतान संकट से जूझ रहा था, मतलब कि भारत के पास डॉलर नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिल्कुल कम हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के बाद सुधार हुआ। वर्तमान में ट्रंप की नीतियों और चीन व्यापार अमेरिका युद्ध में भारत के लिए एक समान अवसर लेकर आया है। 1991 के सुधार ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया, लेकिन आज की चुनौतियां यह है कि भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हिस्सेदारी दोनों हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्रेड वॉर का लाभ उठाया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब शुरुआत में ट्रंप महोदय आए थे राष्ट्रपति बनकर के, 2016-17 की मैं बात कह रहा हूँ, तो उस समय हुआ क्या था कि ऐसा ही ट्रेड वॉर फिर से शुरू हुआ था। उस समय भी शुरू हुआ था अमेरिका चीन के बीच में, इतने बड़े स्तर पर तो नहीं था, लेकिन था। उस समय भी हम इसी प्रकार का आर्टिकल पढ़ते थे अपने लिए कि भाई ये क्या है, तो भारत के लिए अवसर है, भारत के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म करने का समय है, भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी, ये सब। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। एप्पल जैसी कुछ कंपनियां आई भारत में और वो अभी भी विस्तार कर सकती हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे रही। हाँ, ये जरूर है कि भारत मोबाइल का मैन्युफैक्चर में अभी दुनिया में टॉप पर में आ गया है। मोबाइल फ़ोन्स के असेंबली में, असेंबल हम करते हैं मुख्य रूप से, उसमें दुनिया में हम टॉप पर आ गए हैं, ये ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने यहाँ पर आ गया है। मैं आपको एक उदाहरण सहित समझाता हूँ। उस समय मोदी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करने के लिए जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो कंपनियाँ टैक्स देती हैं बड़ी बड़ी, उसको 30% से कम करके 23% कर दिया, जो एशिया में लोएस्ट है। एशिया में लगभग में देखेंगे तो लोएस्ट है। अब कोई भी कंपनी भारत में 100 पर 30 रुपया की जगह पर 23 रुपया का टैक्स देती है। 7% का अंतर लाखों करोड़ों का देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको, है ना। लेकिन इन्होंने सोचा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आएंगी, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों से हम कम पैसा लेंगे तो वो जॉब क्रिएशन होगा भारत में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंपनियों को बेनिफिट तो मिला टैक्स में, लेकिन उसका बेनिफिट सामान्य लोगों को नहीं मिला, बल्कि कंपनियों को ही केवल मिला। उनका मुनाफा जरूर बढ़ गया, लेकिन उन्होंने निवेश नहीं किए, कुछ बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण भारत में नहीं किया। ट्रंप नीतियों का प्रभाव। ट्रंप ने चीन पर 25% तक शुल्क लगाए हैं, जिससे भारत को विनिर्माण और निर्यात में बढ़त मिल सकती है। हालांकि यह अवसर है, लेकिन भारत को बुनियादी ढांचा, श्रम सुधार, निवेश नीतियों में तेजी लानी होगी, अन्यथा यह लाभ चीन या वियतनाम जैसे देश ले जाएंगे।
हमारे जो इकोनॉमिक नीति है उसको सुस्त माना है इन्होंने, सुरजीत भल्ला जी ने। सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा है और इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें नहीं दिखा है। तभी तो मेक इन इंडिया लाए, मेक इन इंडिया लगभग में फेल हो गया। तो पीएलआई स्कीम लाया गया, लेकिन पीएलआई स्कीम के तहत में थोड़ी बहुत चीज़ों में उपलब्धि हमने हासिल की। फिर पीएलआई 2.0 लाया गया है। क्यों लाया गया? क्योंकि एक स्कीम में हम सारे चीज़ों को कवर नहीं कर पाए और हमें तुलनात्मक रूप से जितना हम सोच करके बैठे थे हमें फल मिलेगा, उतना हमें रिटर्न भी नहीं मिल पाया। आर्थिक सुधारों की दिशा सुझाया गया कि भारत को 2.5% से अधिक जीडीपी वृद्धि और गहरे सुधारों की जरूरत है, मतलब बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। संघीय और वैश्विक संदर्भ, भारत को अपने राज्यों के साथ समन्वय, वैश्विक व्यापार समझौते में भागीदारी बढ़ानी होगी। संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, केंद्र राज्य सहयोग को बिना सुधारे हम ये असफल हो सकते हैं इस चीज़ में, तो ये भी इसमें कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लेजर पावर। नेक्स्ट टॉपिक है लेजर पावर। अभी एक और आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे ट्रंप से रिलेटेड, चिंता मत कीजिए, मैं उसमें आपको समझा दूंगा। लेजर पावर क्या है? लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का परीक्षण किया गया है। क्या इसमें कहा जाता है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसको कहा जाता है। कोई एक ऐसा वेपन, जैसे मान लीजिए छोटा सा गन होगा। स्टार वॉर्स देखा है आपने? मूवी देखा है स्टार वॉर्स, जिसमें बंदूक से गोली की जगह पर लाइट निकलते हैं। देखा है क्या आपने साइंस फिक्शन की ऐसी मूवियाँ जिसे बंदूक में गोली की जगह पर क्या निकलता है? लाइट निकलता है। उसी क्या कहा है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जाता है। एनर्जी के फॉर्म में एक वेपन निकल रहा है जो सामने वाले जो लक्ष्य है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये लेजर है। लेजर तो देखा होगा बचपन में, छोटा छोटा लेजर खरीदा होगा मेला से आपने, है ना? तो वही लेजर पावर वाला ये क्या है? तो एक बहुत ही शानदार वेपन है जो हमने बनाया है और इसका परीक्षण भी किया है। देखिए यहाँ से निकलता है लेजर और ये एक ड्रोन उड़ रहा था जिसको हमने गिरा दिया, जिसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया नीचे से लेजर के मदद से। जरा इसको पढ़ते हैं क्या है, देखिए क्या बोला गया है इसको। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड व्हीकल माउंटेड, मतलब व्हीकल पर रखा हुआ। व्हीकल माउंटेड का मतलब यही होता है लेजर डायरेक्टेड वेपन DEW MK2A, ठीक है। क्या कहा गया है? व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन, ए कटिंग एज वेपन सिस्टम यूज टू ब्रिंग डाउन एनिमी ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मतलब कि ऐसे एयरक्राफ्ट जो इसमें अनमैन्ड है, मतलब उसमें आदमी नहीं बैठा हुआ है, ड्रोन बड़े बड़े जो होते हैं उनको गिरा सकता है ये, और एयरक्राफ्ट वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हमने इसका सफल परीक्षण किया है, डीआरडीओ ने किया है, और अब भारत किन देशों के साथ शामिल हो गया है? तो यूएस, अमेरिका, रूस, चीन के पश्चात इंडिया चौथा देश होगा। तो चाइना हो गया, यूएस हो गया और रसिया हो गया। तो चौथे ऐसे देश हैं दुनिया में जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, और ये सबसे शानदार टेक्नोलॉजी। आने वाला युद्ध इसी से होगा। आने वाले समय बंदूक में भी गोली की जगह पर यही चीज़ें आएंगी। स्टार वॉर्स देखा है आपने? तो वो अगर मूवी देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं जरा कि क्या है ये। भारत का लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का परीक्षण किया गया है। जगह का भी नाम ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल में सफल लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली का परीक्षण किया गया है। यह हथियार MK2A मॉडल है जो दुश्मन ड्रोन, मानव रहित विमानों को नष्ट कर सकता है। डीआरडीओ ने इसका वाहन माउंटेड संस्करण, यानी कि अभी तो फिलहाल हमने इसको वाहन पर रखा हुआ है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। कुछ दिनों हम इसको जहाज पर भी लगा देंगे, आने वाले समय में हम क्या पता इसको एयरक्राफ्ट पर भी लगा दें। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। वेपन एक बार बन जाएगा तो उसको तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। वैश्विक शक्ति समूह में शामिल होगा, इससे हम दुनिया के चौथे देश बन गए हैं जिसके पास इस प्रकार का तकनीक है। डीआरडीओ ने इसे चेस यानी कि केमिकल हाई एनर्जी सॉलिड स्टेट लेजर की तरह विकसित किया है, और ये क्षेत्रीय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त कर ली है हमने। किस किस के पास है? इससे पहले अमेरिका के पास है, रूस के पास है और चीन के पास है। क्यों मैं बार बार दोहरा रहा हूँ? ये यूपीएससी वालों ने 2023 में एक पीटी में सवाल पूछा था कि जीपीएस सिस्टम दुनिया में किन किन देशों के पास है। बताइए, ये कोई पूछने का सवाल होता है, वो भी यूपीएससी पीटी में, लेकिन पूछा था उन्होंने, तो इसलिए इसको याद में रखिएगा। क्या पता यही पूछ ले कि दुनिया के कितने नंबर के देश हैं। हम चौथे नंबर के देश हैं, अभी तक इससे पहले दुनिया में 3 ही ऐसा देश कर पाए। इसका जब हमने परीक्षण किया तो इसने ड्रोनों को नुकसान पहुंचा करके गिरा दिया उनको, और परीक्षण में ड्रोन को नीचे गिराने, उनके कार्यप्रणाली को बाधित करने, यानी कि वो जो सिस्टम है उनका, उसको खराब कर देते हैं ताकि वो नीचे गिर जाता है। सरकार लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार और हाइपरसोनिक हथियार के विकास पर काम कर रही है ताकि भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत किया जाए। ये मैंने आपको बता दिया है।
IAF इंडियन एयरफोर्स इन हथियार प्रणाली को हवाई मंचों में एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहा है कि मतलब भाई जो एयरक्राफ्ट होते हैं उड़ने वाले या एयरफोर्स के जो वेपन है उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब लेजर हथियार होता क्या है, जरा इसका हम लोग पढ़ेंगे। लेजर हथियार एक उन्नत तकनीक आधारित हथियार प्रणाली है जो लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म होता है ये, का उपयोग करती है। और इसका उपयोग करके क्या होता है, तो ऊर्जा के बीम, एनर्जी बीम्स के द्वारा हम अटैक करते हैं किसी चीज़ पर, उसको डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं। यह ऊर्जा के सघन बीम को लक्ष्य पर केंद्रित करके उसे नष्ट या निष्क्रिय करने का काम करता है। इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, एक मतलब दिशा देने वाला एनर्जी वेपन कहा जाता है। कार्य प्रणाली क्या है, लेजर हथियार में रासायनिक ठोस सॉलिड स्टेट ये गैस आधारित लेजर सिस्टम होते हैं जो उच्च ऊर्जा पैदा करते हैं, हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी हाई एनर्जी के कारण से ये एयरक्राफ्ट तक को नुकसान पहुंचा सकता है। यह सिस्टम एक संकीर्ण उच्च तीव्रता वाली प्रकाश किरण उत्पन्न करती है जो प्रकाश गति से लक्ष्य तक पहुंचती है और उसके पश्चात लक्ष्य को गर्म करना, पिघलाकर या संरचनात्मक क्षति पहुंचाकर उसे नष्ट कर देती है। ड्रोन, मिसाइल या सेंसर सिस्टम को निष्क्रिय कर सकती है। इसका लागत क्या है, पारंपरिक ऊर्जा हथियार के विपरीत लेजर हथियार ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर हैं। उन्हें पुनः लोड करने की आवश्यकता से मुक्त होता है। ऐसा नहीं होता है कि बार बार लोड किया जाए, और पॉल्यूशन भी कम होता है क्योंकि बम फटेगा, गोली चलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट गिरा देगा किसी चीज़ को, और बार बार लोड करने का भी इसमें टेंशन नहीं होता है। HEL हाई एनर्जी लेजर बड़े लक्ष्य जैसे विमान या जहाज़ों को नष्ट करने के लिए होते हैं। लो एनर्जी लेजर सेंसर, ऑप्टिक्स या छोटे ड्रोन को अक्षम करने के लिए होते हैं। वाहन माउंटेड लेजर, जैसे भारत ने कुरुल परीक्षण किया, जो मोबाइल और लचीला होता है। मोबाइल का मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब वाहन पर है, कहीं भी ले जा सकते हैं हम लोग इसको, तो इसको कहा तो मोबाइल मतलब चलता फिरता। लचीला का मतलब फ्लेक्सिबल है, उसको हम कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। सटीकता इसकी बहुत अत्यधिक होती है, मतलब गलत लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने की संभावना बहुत कम होती है। जिस चीज़ पर लेजर मारेंगे वहीं उसी को नुकसान पहुंचाएगा। प्रकाश की गति से काम करने के कारण इसे परंपरागत मिसाइल से बेहतर माना जा रहा है और आने वाले समय में यही आपको दिखेगा, यही हर जगह दिखेगा आपको। कम लागत, एक बार स्थापना के बाद यह गोला बारूद की तुलना में सस्ता पड़ता है क्योंकि एक ही बार का इसमें खर्च अधिक आता है। ऊर्जा आवश्यकता, उच्च ऊर्जा उत्पादन के शक्तिशाली बिजली स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास शक्तिशाली बिजली स्रोत है कहीं पर भी तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोहरा, बारिश या धूल के कारण किरणों का प्रभाव कम हो सकता है। तकनीकी जटिलता है, इसका डिजाइन, रखरखाव और संचालन में विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गोली, बम बारूद, अगर कोई कम टेक्निकल व्यक्ति है तो वो भी उपयोग कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग उतना आसान नहीं होता है। इंसानों ने इंसानों को मारने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई है, उसी का उदाहरण है लेजर हथियार। अगला टॉपिक है अनपैकिंग द टैरिफ गेन प्लान। ठीक है भाई, ये बड़ा ही डिटेल आर्टिकल था, मैंने सोचा कि पढ़ा दिया जाए आपको। ज़रा डिटेल में पहले समझ लीजिएगा, 2 मिनट लूँगा आपका, उसके पश्चात चलेंगे आगे। बात दरअसल में ये है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया के देशों पर लगा दिया। उसके 2 दिन बाद ट्रंप को टैरिफ वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, उसके पीछे कई सारे लोग कारण बताते हैं कि ये उनकी बार्गेनिंग की तरीके हैं जिसके द्वारा उन्होंने देशों को पहले डराया फिर वापस ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसी हैं उन्होंने बोला कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है और दुनिया का आज तक का अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब मंदी अमेरिका में देखा जाएगा अगर इसी तरह की नीति बनी रही तो। क्यों, जरा इसके कारणों को समझिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी ऐसे ही किया गया था। कारण क्या है इसके, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए तो जिन जिन देशों से जो जो सामान जाता था वो सारे अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका अगले चंद महीनों में उन सामान को उत्पादन में बिल्कुल महारत हासिल कर लेगा, ऐसा तो है नहीं। उन सामान के डिमांड कम हो जाएंगे। जो उन सामानों को बेच करके अमेरिका में अपना घर चला रहे थे उनका घर चलने में मुश्किल आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कॉफ़ी का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कॉफ़ी अमेरिका में जा रहे थे, कॉफ़ी का खपत तो एक दिन में कम नहीं हो जाएगा क्योंकि लत लगने वाला चीज़ है। बियर का खपत तो एक दिन में कम नहीं हो जाएगा क्योंकि लत लगने वाली चीज़ है। लेकिन जब वो महंगे हो जाएंगे तो या तो लोग उतना कॉस्ट दे करके खरीदें या तो लोग पीना कम कर दें। अगर कोई दुकान में कॉफ़ी पीना कम कर देगा तो उस दुकान की बिक्री कम हो जाएगी और उस दुकान की बिक्री कम होने के पश्चात से वो दुकान में एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होने से लोगों को कम रोजगार मिलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म चुटकी बजा करके नहीं होता है, उसमें लंबा समय लगता है। दूसरा चीज़ ये है
आपने अगर बहुत सारी कंपनियों पर, चीन की जैसे जितनी कंपनियां अमेरिका के चीन में काम करती हैं या दुनिया के अलग अलग देशों में काम करती, उन पर आपने, चलिए मान लीजिए, भारी भरकम टैरिफ लगा दिया आपने, तो क्या वो कंपनियों को ये भी तो पता है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 ही साल हैं, क्योंकि उनका एक टर्म पहले ही हो चुका है, अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, उसके पश्चात कोई और राष्ट्रपति बनेगा, और कोई और राष्ट्रपति बनेगा तो ये नीति परंपरागत रूप से आगे अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर भी तो संदेह है, क्योंकि सब तो इस नीति का क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका में कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो इस नीति का टिकेगा कितना दिन, इसको लेकर भी संदेह है। तो कोई कंपनी 4 साल के लिए क्यों चीन छोड़ करके चली जाएगी, वहाँ पर फिर लाखों करोड़ों का निवेश करेगी, खर्चा करेगी, नुकसान उठाएगी? कोई कंपनी क्यों यूरोप छोड़ करके 4 साल के कारण से ही वहाँ पर चली जाएगी? उसको तो वो कंपनी स्थापित करने में 4 साल से अधिक का समय लग जाएगा। तब पता चला कि नीति चेंज हो गई, तब पता चला कि टैरिफ कम हो गया, तो फिर तो उसका भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। इसके कारण से अमेरिका की सरकार ने अपने फैसले को रिवर्स ले लिया। उनको पता है कि अमेरिका में अगर ये इकोनॉमिक कंडीशन लागू रहे, भाई सारे के सारे देशों पर टैरिफ आपने लगाया, तो बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। चीन के साथ भी टैरिफ वॉर में अमेरिका को नुकसान अधिक होगा, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां चीनी कंपनियों पर निर्भर है। अमेरिका में बहुत सारे प्रोडक्ट चीन से भेजे जाते हैं, कहीं न कहीं उसका इस क्षेत्र में बोलबाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीन को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा, बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे मार्केट को छोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। भारत की सरकार ने क्या किया है, आपके मन में ये चीज़ आ रहा होगा। तो भारत सरकार ने ये 90 दिन के पॉज में, कल भी जयशंकर जी का बयान है, आज के न्यूज़पेपर में भी है, उन्होंने बोला है कि हम इस 90 दिनों में इंटरिम रूप से, मतलब अंतरिम रूप से हम कम से कम कोई न कोई एक ट्रेड डील साइन जरूर कर लेंगे, जिससे इस 90 दिनों के पश्चात हमें नुकसान ना हो। ये जो 90 दिनों का हमें समय मिला है, इस 90 दिनों के पश्चात हमें नुकसान ना हो, इसको लेकर हम छोटा मोटा ही कोई सही अंतरिम ट्रेड डील ही साइन कर लेंगे। अंतरिम का मतलब फाइनलाइज उसको 1 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन अंतरिम ट्रेड डील ही हम साइन जल्द ही करने वाले हैं, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनियां, आईटी की हो, फार्मा की हो, मोटर व्हीकल हो, बैंकिंग की भी कुछ कंपनियां हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का है अपना कंपनियां, मेटल का है, इंजीनियरिंग गुड्स का है, खाद्य कंपनियां हैं, कृषि क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करती हैं। उन सभी का नुकसान हो सकता है। भारत में भी जॉब क्रिएशन कम हो सकता है और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके कारण से भारत की सरकार ने ये त्वरित कार्रवाई करने के लिए ट्रेड डील पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब जरा इस निबंध को हम लोग पढ़ लेते, लेख को, उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई 90 दिवसीय शुल्क स्थगन का आदेश दिया। ये यूएसए के व्यापारिक भागीदारों को बातचीत के मेज पर लाने और चीन को निशाना बनाने की रणनीति है। विश्लेषण, यह कदम अमेरिका के व्यापार घाटे 2023 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका का व्यापार घाटा कितना है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर, भारत की इकोनॉमी का आधा। 1.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के व्यापार घाटा है, जिसको कम करने के लिए सारा चक्र चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप महोदय। ट्रंप का दावा है कि यह शुल्क चीन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है जो अमेरिका के साथ $329 बिलियन के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है। भारत को स्थिति में सावधानीपूर्वक रणनीति बनानी पड़ेगी। भारत का व्यापारिक संदर्भ क्या है? भारत का अमेरिका के साथ 2024 में $440 बिलियन का व्यापार है, जिसमें से 244 बिलियन का आयात है और 196 बिलियन का निर्यात है। शुल्क के कारण से भारत के निर्यात पर 15 बिलियन का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका को हम निर्यात अधिक कर रहे थे, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था, लेकिन अब हमारे ऊपर 15 बिलियन का नकारात्मक प्रभाव और भी ज़्यादा पड़ सकता है। भारत अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। शुल्क से वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर और जेम्स एंड ज्वेलरी हम दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं हम ज्वेलरी बेच करके। सबसे शानदार ज्वेलरी भारत बनते हैं। भारत को अपना आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होगा ताकि इस नुकसान को कम किया जा सके। चीन पर निशाना, ट्रंप की योजना का मुख्य लक्ष्य चीन है। वो चीन को ही टारगेट कर रहे हैं और इसका युद्ध के साथ अंत होगा। इस ट्रेड वॉर का अंत युद्ध के साथ ही होगा। ट्रंप की योजना का मुख्य लक्ष्य चीन है, खासकर वस्त्र और परिधान क्षेत्र में। यह शुल्क चीन से निर्यात में 100 बिलियन की कमी आने की संभावना को भी दिखाता है। हम लोग मित्र योजना को भी आज पढ़ेंगे, कृपया डिटेल वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। यह कदम अमेरिका चीन व्यापार युद्ध को बढ़ावा देगा, जिससे भारत को अवसर मिल सकता है, जैसा पिछले निबंध में मैंने अभी आपको पढ़ाया है। शुल्क का प्रभाव और रणनीति का क्या है? तो शुल्क 10% से शुरू होकर के भारत को अपनी वस्तुओं, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत कम रखने, आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने की जरूरत है ताकि हमारे ऊपर इम्पैक्ट
कम पड़े। ट्रेड डील में ये सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। आसियान और ईयू जैसे बाज़ारों पर भी हमें केंद्रित करना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना कि आपको एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी विविधता को बनाए रखना चाहिए, तो हमें केवल अमेरिका पर ही नहीं बल्कि आसियान जो हमारे बगल में ही है और यूरोपियन यूनियन जिसकी परचेजिंग पावर बहुत ही शानदार है, वैसे बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना पड़ेगा। वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य क्या है? अमेरिका का मैंने बता ही दिया कि $1.2 ट्रिलियन है, जिसमें से चीन से $329 बिलियन का और भारत का 44 बिलियन का योगदान है, जिसको वो कम करना चाहते हैं। किसके द्वारा? तो टैरिफ के द्वारा, कि हम टैरिफ लगा करके अपने व्यापार घाटा को कम कर लेंगे। यह वैश्विक व्यापार में अस्थिरता ला सकता है। भारत को मल्टीलेटरल ट्रेड समझौता जैसे पीएम मित्र का लाभ उठाना चाहिए, जो वस्त्र और विनिर्माण में मदद करेंगे। तो अब जरा हम पीएम मित्र योजना को पढ़ते हैं। पीएम मित्र योजना को पढ़ते हैं कि पीएम मित्र योजना आखिरकार है। देखिए यहाँ पर दिया गया है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल। पीएम मित्र योजना इसको कहा जाता है। पीएम मित्र योजना इसका नाम है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्देश्य वस्त्र टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत करना है। वस्त्र उद्योग भारत हमेशा से ही वर्ल्ड लीडर रहा है। वस्त्र अपने यहाँ पर काफ़ी अच्छे बनते हैं। पुराने काल से, प्राचीन भारत से भी दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि वस्त्र में हम हमेशा ही अग्रणी रहे हैं। वर्तमान में भी दुनिया में जितने शानदार वस्त्र बनते हैं उनमें से अधिकांश वस्त्र जो हैं भारत में बनाए जाते हैं या वस्त्र के कच्चे माल तैयार किए जाते हैं। कपास अपने यहाँ पर मौजूद है, तो कपास के द्वारा हम मटेरियल तैयार करते हैं जिसका उपयोग करके वस्त्र बनाया जाता है दुनिया भर में। रोजगार सृजन बहुत बड़े स्तर पर है। इसमें महिलाएं भी बहुत बड़े स्तर पर वस्त्र उद्योग में काम करती हैं। इस योजना की घोषणा 21-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की थी। इसे टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5F दृष्टिकोण, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। 5F, फार्म खेत से, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये है 5F। वस्त्र उद्योग में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना, मतलब कि हमारे पास वस्त्र उद्योग में ग्लोबल स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। पूरे मूल्य श्रृंखला जो पूरा सप्लाई चेन है उसको एकीकृत करना, एक ही जगह पर ले आना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, वस्त्रों का दाम कम हो जिससे लाने ले आने में दाम कम लगेगा तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में दाम कम जाएगा। परियोजना का आकार, योजना के तहत देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 26-27 तक पूरी होने की उम्मीद है। कुल परिव्यय 4,445 करोड़ रुपए का रखा गया है 5 वर्षों के लिए। हालांकि 23-24 के बजट में प्रारंभिक आवंटन केवल 200 करोड़ रुपए का था। देश में 7 बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, जहां पर कपड़े का उत्पादन होगा। पहला तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। चयन क्या है? तो चैलेंज विधि के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 100,000 एकड़ की निरंतरता और बाधा मुक्त भूमि, कनेक्टिविटी और वस्त्र नीति जैसे मानदंड शामिल होंगे। ऐसे लैंड एरिया जो मतलब कि बाधा मुक्त हो, कनेक्टिविटी उनकी शानदार हो, जहां से लॉजिस्टिक लागत कम पड़ सके, ऐसे देश में 7 बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड पार्क, केंद्र सरकार 30% परियोजना लागत अधिकतम 500 करोड़ रुपए देगी। ब्राउनफील्ड साइट के लिए 30% लागत देगी और यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर आधारित होगा, यानी कि सरकार और पब्लिक दोनों मिलकर के पैसा खर्चा करेगी। ग्रीनफील्ड का मतलब कोई नया फील्ड बनाया जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ब्राउन फील्ड का मतलब कहीं पर कोई टेक्सटाइल उद्योग है उसी को और भी ज़्यादा डेवलप कर देंगे, उसको ब्राउन फील्ड कहा जाता है। ऑलरेडी कोई उद्योग है उसी को हम और भी बड़े स्तर का कर देंगे। ग्रीन फील्ड का मतलब वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम लोग जीरो से शुरू करके उसको हम टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। रोजगार और निवेश इससे सृजित होगा। इसमें ऐसा कहा गया है 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, संभावना बनाया हुआ है हमने। 2000 से 2020 में वस्त्र क्षेत्र में केवल 0.69% की FDI आया है, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 5F दृष्टिकोण क्या है? फार्म से फाइबर, कृषि से कच्चे माल तक, यानी कि कपास उत्पादन से कच्चे माल तक। फाइबर से फैक्ट्री, कच्चे माल से उत्पादन तक। फैक्ट्री से फैशन, उत्पादन से डिजाइन तक, शानदार वस्त्रों के डिजाइन तक। फैशन से विदेश तक, निर्यात के लिए तैयार उत्पाद को बाहर भेजना। इससे लाभ क्या होगा हमें? आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होगा, निर्यातों में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर भारत पहल को कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीनोम इंडिया को, और एक और टॉपिक है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। ट्रैकिंग द वर्ल्ड फॉरेस्ट, हाउ द ESA बायोमास मिशन विल वर्क।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसका एक मिशन है बायोमास मिशन। तो इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि काफ़ी डिटेल टॉपिक है। ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का। कृपया करके पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, केवल आयोग के नोटिफिकेशन पर भरोसा करें, क्योंकि किसी के कुछ बोलने से, कोर्ट जाने से कुछ हो नहीं रहा है अपने बिहार में। तो क्यों ना सच्चाई को स्वीकार करते हुए काम करें। अफवाहों से बचें। अफवाहें बीपीएससी से ज़्यादा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा है, तो कृपया अफवाहों से बचें। अगर आयोग लिख के दे देता है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो अगस्त में एग्ज़ाम होगा। अगर आयोग लिख के देता है कि भाई दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जुलाई में आ रहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगस्त में अगर एग्ज़ाम होगा तो अगले महीने तक नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा। अगर अगले महीने नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कि जून में नोटिफिकेशन आए। और संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा होती है, संभावनाएं कम होती है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा ज़रूर। ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम ज़रूर ही होगा इस वर्ष। ये ज़रूर है कि सीटों की संख्या बहुत ही अत्यधिक होगी, लेकिन एक चीज़ और ज़रूर हो जाना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाए। इतना अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। भटकाने वाले लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, सही राह दिखाने वाले लोग कम हैं। कृपया करके पढ़ाई करें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।